बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, ड्रोन के उपयोग कर किसान कर रहे हैं उन्नत खेती, खेती में लागत और समय की भी हो रही है बचत। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में देश के पहले 2 दिवसीय लेवेंडर फेस्टिवल का किया उद्घाटन। लेवेंडर की खेती ने जम्मू कश्मीर के करीब 5000 किसानों और युवा उद्यमियों को दिया है रोजगार। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित असम के लिए 324 करोड़ रुपए की राशि की जारी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का एक दल पहुंचा गुवाहाटी। नुकसान के आकलन के लिए राज्य आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक। बाढ़ से कुल 47 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि पर पड़ा है असर। और मध्य प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जल्द ही किसानों के खेतों पर लगाए जाएंगे सोलर पंप। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत 1000 किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाने का काम शुरू। 50,000 किसानों के खेत पर सोलर पंप लगाने का लक्ष्य। किसानों को 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप दिए जाएंगे अनुदान में। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। और राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय इस ड्रोन महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 रिमोट पायलट सर्टिफिकेट भी लॉन्च किए। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि ड्रोन तकनीक को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वह अद्भुत है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ड्रोन वरदान साबित हुआ है। आज किसान ड्रोन की मदद से उन्नत खेती कर रहे हैं। ड्रोन के द्वारा किसान जहां कीटनाशक छिड़काव कर फसल खराब होने से बचा रहे हैं, वहीं वो इस काम में समय बचाने के साथ साथ लागत भी बचा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहां अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। यही नहीं, ड्रोन ये भी पहचानने में सफल होते हैं कि कौन सा पौधा, कौन सा हिस्सा बीमारी से प्रभावित है, और इसलिए वो अंधाधुंध स्प्रे नहीं करता बल्कि स्मार्ट स्प्रे करता है। इससे महंगी दवाओं का खर्च भी बचता है। यानी ड्रोन तकनीक से छोटे किसान को ताकत भी मिलेगी, तेजी भी मिलेगी और छोटे किसान की तरक्की भी सुनिश्चित होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ड्रोन के द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भी मदद मिली है। आज हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास किए, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये अपने आप में हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। और मैं तो चाहूंगा जैसे ये ड्रोन की सेवाएं हैं, गांव-गांव सॉइल टेस्टिंग की लैब बन सकती है, नए रोजगार के क्षेत्र खुल सकते हैं और किसान अपना हर बार सॉइल टेस्टिंग करा करके तय कर सकता है कि मेरी मिट्टी में ये आवश्यकता है, ये जरूरत है। माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ये सारी बातें आधुनिक सिंचाई व्यवस्था का हिस्सा बन रही है। और भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों का नतीजा है कि पिछले 8 वर्षों में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज भारत विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि आज ड्रोन जहां दुश्मन पर नजर रखने का काम करता है, वहीं किसानों के जीवन में भी सार्थक बदलाव ला रहा है। 5 किलो वाला ड्रोन
क्या नहीं कर सकता। जहां एक तरफ ये ड्रोन हमारे सेना का बल बढ़ाते हुए दुश्मन पर अटैक कर सकता है, दुश्मन पर निगरानी रख सकता है, वही ड्रोन हमारे किसानों के लिए उनके फसल में उर्वरक और कीटनाशक की छिड़काव का काम भी कर सकता है, पूरी दक्षता के साथ, कम समय में, कम लागत में और किसानों की स्वास्थ्य की सुरक्षा भी करते हुए यह कार्य करता है। और इसका प्रारूप महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, अनेक राज्यों में किया जा रहा है। इसी के साथ ये ड्रोन दूर दराज इलाकों में, जहां सड़क नहीं होती, जहां पहुंच नहीं होती, जहां अधोसंरचना ना हो, वहां कोरोना का वैक्सीन हो, रक्त हो, राहत सामग्री हो, दवा हो, पहुंचाने का काम करता है। और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को भद्रवाह में देश के पहले 2 दिवसीय लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भद्रवाह को भारत की बैंगनी क्रांति का जन्मस्थली बताया। उन्होंने कहा कि भद्रवाह देश में एग्रीटेक स्टार्टअप का संभावित गंतव्य है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भद्रवाह में देश का पहला लेवेंडर उत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगतिशील सोच से ही संभव हुआ है। जिन क्षेत्रों को भारत की मुख्यधारा से काट दिया गया है, उन्हें विकास के माध्यम से मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि भद्रवाह की घाटी में आज का लेवेंडर महोत्सव केंद्र में वर्तमान प्रगतिशील सरकार के विकास का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसे बहुत पहले मनाया जाना चाहिए था। आदम बनने के बाद मोदी जी ने हक लेते ही एक बात कही थी, शायद आपको याद हो कि ना याद हो। उन्होंने कहा था कि मुल्क के वो हिस्से जो किसी ना किसी तरह से मुख्यधारा से पिछड़ गए, जिनका उस तरह से विकास नहीं हो सका, तरक्की नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी, उनको हम विकसित करके तरक्की याफ्ता इलाकों के स्तर पर लाएंगे। और उसी का नतीजा है ये आज का लेवेंडर फेस्टिवल जो भद्रवाह में मनाया। ये पहले भी हो सकता था, यही फिजाएं, यही धरती, हमने आपने तो आज जन्म लिया, लेकिन ये धरती तो गई नहीं है। सैकड़ों वर्षों से, सदियों से यही फिजा थी, लेकिन नहीं, वो सोच नहीं आ पाई। और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि मोदी जी ने इस तरह का निजाम दिया, इस तरह की व्यवस्था दी, जहां पर जिस तरह के रिसोर्सेज उपलब्ध है उनका हम भरपूर पर्याप्त उपयोग कर सकें। और भद्रवाह भूमि और जलवायु के मामले में लेवेंडर की खेती के लिए सबसे अच्छी जगह है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि भद्रवाह जैसे दूरदराज के क्षेत्रों के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की विकास संभावनाओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन भद्रवाह में बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लेवेंडर की खेती से किसानों की आय न केवल दोगुनी बल्कि चौगुनी हो गई है। डॉक्टर सिंह ने 6 अलग अलग स्थानों पर स्थित लेवेंडर के लिए CSIR और IIM के तहत 6 आसवन इकाइयों का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। कभी किसी ने ये कल्पना की थी, ये गुमान किया था, ये तस्वुर किया था कि भद्रवाह की इस जरखेज धरती पर लेवेंडर के खेत लहराएंगे, या फिर इस जन्नतनुमा फिजा में लेवेंडर का मधुर संगीत गुनगुनाएगा। और कभी किसी ने यह गुमान किया था कि भद्रवाह का नाम हिंदुस्तान की पर्पल रेवोल्यूशन के साथ जुड़ जाएगा और भद्रवाह को हिंदुस्तान की पर्पल क्रांति की राजधानी जन्मस्थान कहा जाएगा। ये बात हमें समझने वाली, बड़ा आसान है कहना सब कश्मीर चला गया। क्यों नहीं गया लेवेंडर कश्मीर? किसी भी पहाड़ी इलाके में हो सकता था। आखिर कहीं ना कहीं कोई कोशिश हुई है। जो मोदी जी ने हमें सिखाया कि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके, मजहब, मिल्लत, क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठ करके इक्विटेबल डेवलपमेंट, असंतुलन दूर करके, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे वर्ग को लेकर हो, जहां जिस चीज की पूर्ति है वो करनी है, उस मंत्र को लेकर के ये लेवेंडर यहाँ आया है। और लेवेंडर फेस्टिवल के दौरान कई उद्योगपतियों, संभावित किसानों को सम्मानित भी किया गया। भद्रवाह में लेवेंडर महोत्सव में जम्मू और कश्मीर सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए वैज्ञानिकों, प्रगतिशील किसानों और कृषि उद्यमों द्वारा बड़ी संख्या में भाग लिया जा रहा है। CSIR IIM ने डोडा, रामा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पुलवामा, अनंतनाग, कुपवाड़ा और बांदीपुरा जिलों में किसानों के लिए लेवेंडर पेश किया। लेवेंडर की खेती ने जम्मू कश्मीर के भौगोलिक दृष्टि से दूरदराज के इलाकों में लगभग 5000 किसानों और युवा उद्यमियों को रोजगार दिया है। 200 एकड़ से ज्यादा जमीन पर 1000 से ज्यादा किसान परिवार इसकी
खेती कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती और सुगंधित तेल उत्पादन के माध्यम से बैंगनी क्रांति में मिसाल कायम करने वाला डोडा जिला अब लेवेंडर फेस्टिवल का गवाह बन गया है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अरोमा मिशन इस दिशा में लगातार काम कर रहा है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी मदद कर रहा है। जम्मू ने लेवेंडर की एक विशिष्ट किस्म RRL-12 और कृषि प्रौद्योगिकी विकसित की है। लेवेंडर की यह किस्म कश्मीर घाटी सहित भारत के कुछ क्षेत्रों के वर्षा सिंचित क्षेत्रों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त पाई गई है। और केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित असम के लिए 324 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी की है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का एक दल गुवाहाटी पहुंचा और नुकसान के आकलन के बारे में असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। रिपोर्ट में बताया गया है कि नुकसान का जल्द पता लगाने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल के सदस्यों को प्रभावित जिलों का दौरा करने के लिए 2 समूहों में विभाजित किया जाएगा। बाढ़ से कुल 47,13,912 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर असर पड़ा है। सभी प्रभावित क्षेत्रों में 295 राहत शिविर और 70 राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं। और देश में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कुसुम योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को सोलर प्लांट लगाने एवं सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। किसान इससे बिजली उत्पादन कर सरकार को भी बेच सकते हैं। किसानों को किसी प्रकार की आर्थिक बाधा न आए, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान कुसुम में अब परफॉर्मेंस गारंटी 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट से घटाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। डंग ने ऊर्जा भवन में कुसुम के 71 कृषकों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित करते हुए राज्य में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत जल्द ही किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के 1000 ऐसे किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाने का काम प्राथमिकता से शुरू किया जा रहा है जहां विद्युत की उपलब्धता नहीं है। प्रदेश में 50,000 किसानों के खेत पर सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इससे बिजली डीजल का खर्चा बचने के साथ 8 घंटे बिजली मिलने से किसानों के अन्य कार्य भी सरलता पूर्वक पूरे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत किसानों को 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप पर अनुदान यानी कि सब्सिडी दी जाएगी। और राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना बेचने के लिए किसानों की पंजीयन सीमा को 20% तक बढ़ाया गया है। राज्य के 22 जिलों के 152 केंद्रों पर चने की निर्धारित पंजीकरण सीमा पूर्ण होने के कारण पंजीयन सीमा में 20% वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे 7,693 और किसानों को लाभ मिलेगा। किसान 25 मई से चना बेचने के लिए पंजीयन करा सकेंगे। सहकारिता मंत्री ने यह भी बताया कि अब तक 97,388 किसानों ने चना बेचने के लिए पंजीकरण करवाया है। इनमें से 69,000 किसानों को तुलाई के लिए दिन तय कर दिया गया और 43,369 किसानों से 90,660 मीट्रिक टन चना खरीदा गया है, जिसकी राशि 474 करोड़ रुपए है। न्यूनतम समर्थन मूल्य चना खरीद 29 जून तक चलती रहेगी। उन्होंने भी बताया कि चना खरीद की पंजीयन सीमा 20% तक बढ़ाने से राज्य के 22 जिलों के संबंधित 152 केंद्रों पर किसान पंजीयन करवा सकेंगे। राजफेड के प्रबंध निदेशक ने बताया कि सरसों के बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,050 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक होने के कारण किसान समर्थन मूल्य केंद्रों पर न आकर बाजार में सरसों का विक्रय कर रहे हैं। मौसम में आ रहे बदलाव के कारण समस्त क्रय केंद्र प्रभारियों को कृषि कार्य जिन्स चने को सुरक्षित रखने के लिए कारगर कदम उठाने के लिए निर्देशित भी किया गया है, जिसके तहत तिरपाल की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।
और भारत ड्रोन उत्सव के माध्यम से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों की जो समय कम किया जा सके, ड्रोन को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि जो किसान का लागत है वो भी कम हो। इसको लेकर आज भारत ड्रोन उत्सव 2022 का आयोजन किया गया और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर जुड़ रहे हैं। सुधीर, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा कि क्या ये ड्रोन क्रांति है, खासतौर से अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो? बिल्कुल संतोष, देखिए ये समझना होगा जिस तरीके से सरकार का पूरा जोर है कि इस सेक्टर को, खास तौर पे जो कृषि क्षेत्र है उसमें किस तरीके से जो ड्रोन का एप्लीकेशन है उसको बढ़ाया जाए। इस कोशिश के मद्देनज़र जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप्स नए नए आ रहे हैं और वो स्टार्टअप्स जो अपनी सर्विसेज हैं वो किसानों को मुहैया करा रहे हैं। ये सर्विस बहुत सस्ती दर पर मिल सकती है और किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके ज़रिए अगर उर्वरक का छिड़काव किया जाए, पेस्टिसाइड्स का जो छिड़काव किया जाए, इन सब में न केवल स्वास्थ्य की हानि रहती है बल्कि अगर आप मैनुअल तरीके से इसको करते हैं तो सही तरीके तक पौधे तक जो ज़रूरी पोषण या ज़रूरी कीटनाशक जो चाहिए होता है वो नहीं पहुंचता है। लेकिन ड्रोन के जरिए इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है, सस्ते तरीके से किया जा सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव है और हेल्थ का जो प्रिवेंशन है वो भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक बार जब टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये सारे एप्लीकेशंस का किसान इस्तेमाल करेगा तो जागरूकता उसमें टेक्नोलॉजी को लेकर जो एडेप्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। इसके अलावा कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि जिसके ज़रिए उसमें जो ड्रोन है। जी सुधीर, क्या कहा जा सकता है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खेती के प्रति युवाओं का जो लगाव हो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम दिखाई देता है, लेकिन जिस तरीके से ड्रोन जैसी जो तकनीक है, जो टेक्निक है वो शामिल हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या आपको लगता है युवाओं का रुझान अब खेती की तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल संतोष, देखिए जिस तरीके के जो पारंपरिक तरीके से खेती है लेबर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा होती है तो युवा कई बार इस चीज़ से बचते हुए नज़र आते हैं कि आखिर इतनी मेहनत, इतने सारे लोगों को मैनेज करना किस तरीके से मुश्किल होगा, काफ़ी एक परेशानी भरा काम उनको नज़र आता है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होगा, ड्रोन के ज़रिए आप बहुत आसानी से चीज़ें कर सकेंगे तो ये चीज़ें लोगों को आसान लगेंगी और एप्लीकेशन बेस्ड अगर चीज़ें होंगी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ऐसे एप्लीकेशन मौजूद हैं कि ड्रोन के ज़रिए आप अपनी फसल में ये पहचान कर सकते हैं कि किस फसल में किस तरह की कमी है और उसके लिए अगर ज़रूरी उर्वरक या ज़रूरी कीटनाशक आपको देने हैं तो ड्रोन एप्लीकेशन के ज़रिए पहचान करके वहाँ तक वो कीटनाशक या वो उर्वरक पहुँचा सकता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी अगर उपलब्ध है तो ज़ाहिर तौर पर न केवल किसान के लिए बल्कि जो यूथ है वो जो खेती में आना चाहता है, जिस तरह से प्राकृतिक खेती की बात सरकार करती रही है, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर तौर पर जो यूथ है उसको बढ़ावा देंगी और मोटिवेशन ज़ाहिर तौर पर। एक बहुत ही संक्षिप्त लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगा कि नैनो यूरिया को क्या इससे और बढ़ावा मिलेगा? सरकार नैनो यूरिया को भी बढ़ावा दे रही है, अब छिड़काव और आसान हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए जाहिर तौर पर अगर हम खास तौर पर ड्रोन की बात करें तो जो उर्वरक हैं, जो कीटनाशक हैं, उनका वेस्टेज नहीं होगा। सही जो अगर पौधों पर बात करें कि पौधे पर सही तरीके से वो कीटनाशक पहुंच सकेंगे ड्रोन के ज़रिए, टेक्नोलॉजी का एक इंटरवेंशन होगा तो जाहिर तौर पर एक ईज़ जो आप कहेंगे फार्मिंग में एक बहुत आसानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुधीर, आने वाले दिनों में जो कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए। और ड्रोन का विस्तार लगातार दिया जा रहा है, किसानों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि उनका समय भी बच सके और उनकी लागत में कमी आएगी और स्वाभाविक लागत में कमी आएगी तो उनकी आर्थिक तरक्की होगी। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश के अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में चना बिकवाली के लिए पहुंचा। देश की ज्यादातर मंडियों में चने के सौदे स्थिरता के साथ हुए। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 26 मई को चने का कारोबार 10 रुपए की नरमी के साथ 5,760 रुपए पर हुआ, जबकि 25 मई को यहां इसका भाव था 5,770 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे हैं। यहां 25 और 26 मई को चना 5,900 रुपए पर बिका। गुजरात की राजकोट मंडी में 25 मई को चने का भाव था 4,200 रुपए। 26 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और ये 4,200 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में जरूर 200 रुपए का बदलाव आया है। 25 मई को यहाँ चने का भाव रहा 4,000 रुपए, जो कि 26 मई को 200 रुपए बढ़कर 4,200 रुपए हो गया।
देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 20 लाख टन की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,39,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। तो जिन खबरों से आप रहते हैं बेखबर, आइए उसके देखते हैं खास सेगमेंट खास खबर। लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला। इसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया। यह विश्व की उन 13 पुस्तकों में शामिल थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिस्ट में शामिल किया गया था। टॉम्ब ऑफ सैंड प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब बन गई है। अपनी इस उपलब्धि पर बोलते हुए गीतांजलि ने कहा कि जब आप कोई रचना करते हैं तो चारों ओर के वातावरण के उदाहरण आपके सामने आते हैं, उन्हीं से आपको लिखने की प्रेरणा मिलती है। गीतांजलि श्री ने कहा कि यह कल्पनाशीलता के साथ नॉवेल सिंगल इमेज से शुरू हुआ और फिर इसी रूप में आया है। जम्मू कश्मीर में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या करने वाले दोनों आतंकी मारे जा चुके हैं। पुलवामा के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। बताया जा रहा है कि ये वही आतंकी जिन्होंने अमरीन की हत्या की थी। पुलिस ने बताया कि दोनों आतंकी लश्कर के कमांडर लतीफ के निर्देश पर टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट को मारा था। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि अमरीन भट्ट की हत्या का मामला 24 घंटे में सुलझाया गया है। उन्होंने कहा कि घाटी में 3 दिनों में 10 आतंकवादी मारे गए, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 3 और लश्कर तैयबा के 7 आतंकी थे। साथ ही उन्होंने श्रीनगर मुठभेड़ के बारे में भी जानकारी साझा की। उधर श्रीनगर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक और आतंकी को सफाया कर दिया। इसे मिलाकर लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कागज आयात निगरानी प्रणाली के तहत आयात पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। इसमें 201 प्रकार के कागज और टिश्यू पेपर समेत पेपर बोर्ड शामिल है। इसके तहत आयातकों को इन कागज के आयात के बारे में पहले से ऑनलाइन जानकारी देनी होगी और पंजीकरण संख्या लेनी होगी। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 2710 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 2296 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.75% हो गया है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 192.97 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।